रोहिंग्या मुसलमान, ये नाम जहन में आते ही सामने आ जाती है ऐसे लोगों की तस्वीर जो अपनी जमीन से उखड़ गए हैं और इस हक के लिए लड़ रहे हैं कि म्यांमार की सरकार उन्हें नागरिक मान ले। हिंसा के मारे ऐसे 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में बेहद खराब हालात में रहने को मजबूर हैं। उनकी पहले से परेशान हाल जिंदगी में कोरोना वायरस एक और बड़ी चुनौती बन गया है। इन मुश्किल हालातों का कैसे सामना कर रहे हैं ये लोग, आज कवर स्टोरी में इसी की बात। और डर इस बात का था कि कोरोना वायरस की महामारी बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार को बर्बाद करके रख देगी। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है जिसमें करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये लोग म्यांमार में हो रही भयानक हिंसा से भागकर 3 साल पहले यहाँ आए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस यहाँ जंगल में आग की तरह फैल सकता है। ये बेहद घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना बेमानी है। करीब 12 लोगों का परिवार 10 वर्ग मीटर की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। इसके बावजूद अब तक कैंप में संक्रमण के मामले आश्चर्यजनक रूप से कम हैं। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 8 मार्च को सामने आया था। कॉक्सेस बाजार जिले में पहला मामला 24 मार्च को दर्ज किया गया था और इसके 2 हफ्ते बाद रोहिंग्या शरणार्थी कैंप समेत पूरे इलाके में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस कैंप में पहला मामला 14 मई को दर्ज किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 4 महीने बाद भी यहां शरणार्थियों के बीच संक्रमण के सिर्फ 252 मामले हैं और अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। यहां शरणार्थी खुद वॉलंटियर के तौर पर काम करते हुए समुदाय में संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए हैं। इससे संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिली है। देखिए बीबीसी संवाददाता इवाना स्कैटोला की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप कुछ ऐसा दिखता है। कैंप का राउंड लगाते ये रिफ्यूजी वॉलंटियर्स कोविड-19 के खिलाफ जंग में सबसे आगे हैं। कैंप में अप्रैल के महीने से लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से कैंप के भीतर राहत कर्मियों की संख्या में कमी हो गई है। हम घर घर जाकर देखते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। जिन्हें सरदर्द या बुखार खांसी होती है हम उन्हें हेल्थ सेंटर ले आते हैं। कुछ लोग यहाँ नहीं आना चाहते इसलिए वो छुप जाते हैं। उन्हें डर लगता है पर मैं उनसे कहती हूँ कि डरो नहीं और अपने लक्षण मत छुपाओ। ऐसे में शरणार्थी खुद ही मदद करने में जुट गए हैं। कैंप में इस तरह की कई आइसोलेशन यूनिट्स हैं। इन्हें अमेरिका और बांग्लादेश की एनजीओ द होप फाउंडेशन चलाती है। कैंप में पहला केस मई के महीने में सामने आया था जिसे देखते हुए अभी तक संक्रमण के मामले काफी कम हैं, पर संक्रमण फैलने की दर में कमी होने से राहत कर्मी काफी खुश हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर ने वायरस को फैलने से रोक लिया है और इसका श्रेय जाता है जोहरा जैसी वॉलंटियर्स को। मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं है। हम सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं। अगर हम वॉलंटियर बन जाए तो कम से कम अपने समुदाय को साफ और सुरक्षित रख पाएंगे। ये जानते हैं कि इन्हें सतर्क रहना है और उम्मीद करते हैं कि कैंप में कोरोना के मामले नियंत्रण में ही रहें। इन शरणार्थी वॉलंटियर्स का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले तक सरकार ने यहाँ कैंप में इंटरनेट बंद कर रखा था। इसकी वजह से शरणार्थियों को सीमित जानकारी ही मिल पा रही थी। आइए जानते हैं कि कैंप में रह रहे लोग वायरस के बारे में क्या सोचते हैं। हमें अपना घर और खुद को साफ रखने के लिए कहा गया है। सरकार ने हमें मास्क मुहैया कराए हैं। मैं अभी मस्जिद तक गया तो मैंने अपना मास्क लगा रखा था। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। मौत कभी भी आ सकती है। ऊपर वाला चाहेगा तो वो हमें वायरस से जरूर बचा लेगा। फिर भी इतने भीड़ भरे कैंप में संक्रमण के मामले कम कैसे रहे, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। इस बारे में अभी तक कोई रिसर्च और डेटा भी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन यहाँ मदद कर रहे कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक कैंप में युवा आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ संक्रमण फैलने की दर कम है। सुनिए यूएनएचसीआर की लुई डोनावान का इस बारे में क्या कहना है। हमें उम्मीद है कि आगे हमें इस बारे में और पुख्ता जानकारी मिलेगी, लेकिन बचाव के लिए उठाए गए कदम निश्चित तौर पर प्रभावी साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि शरणार्थी वॉलंटियर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। हमने 1400 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया था, जो घर घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की पहचान करके उन्हें टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सारे उपायों और शरणार्थियों के खुद के प्रयासों से संक्रमण को नियंत्रित करने में खासी मदद मिली है। हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। हम दुनिया भर में संक्रमण को बढ़ते देख रहे हैं। कई जगहों पर संक्रमण की दूसरी लहर देखने को मिल रही है और हमें पता है कि ऐसे कैंपों और उनके आसपास के समुदायों में भी हो सकता है। इसलिए हम लगातार जागरूकता फैला रहे हैं और एहतियाती कदम उठा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि रोहिंग्या हैं कौन और उनकी समस्या क्या है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में पीढ़ियों से रहते आए हैं, लेकिन वहां उनके साथ हुई कथित हिंसा और अत्याचार की वजह से लाखों रोहिंग्या पलायन कर बांग्लादेश में रहने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में करीब 10 लाख रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। साल 2017 में अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी आरसा के खिलाफ म्यांमार सेना की कार्रवाई में कथित तौर पर सैकड़ों रोहिंग्या मारे गए। कई गांवों को जला दिया गया। नरसंहार से बचने के लिए लाखों रोहिंग्या ने बांग्लादेश का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र ने बर्मा के रखाइन में सेना की इस कार्रवाई को नस्लीय नरसंहार का उदाहरण बताया था। रोहिंग्या शरणार्थियों की मांग है कि वो म्यांमार तभी लौटेंगे जब वहां की सरकार उन्हें स्थायी नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार देगी। आपको बता दें कि भारत में भी करीब 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, जो म्यांमार में हुई हिंसा के बाद समय समय पर भारत आते रहे। ये रोहिंग्या जम्मू, हरियाणा, हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान के आसपास के इलाकों में रहते हैं।